अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास और चैनल है NTV। आपके साथ फिर हाजिर हैं एक स्पेशल शो लेके आपके सामने। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे जी कि ईरानी क़यादत में क्या इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे क्या 3 दिन बाद हमला होने जा रहा है और हमला कौन करेगा, अमेरिका, और करेगा किस पे, ईरान पे। डेडलाइन दे दी गई है जी। तो ये इस तरह की खबर है। फिर साथ उसी की एक अजीब ऑपोजिट खबर भी आ जाती है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी बात मान ली है, और ऐसी बात जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि आप मेरे लिए कर दें, और ईरान ने वो काम उनके लिए कर दिया। एक साइड पे मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे हैं, दूसरी साइड पे जो खबरें हैं वो कंफ्यूजिंग किस्म की आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ईरान किस तरह से एक्ट कर रहा है। एक साइड पे ईरान हमले भी की जा रहा है, दूसरी साइड पे जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक साइड पे धमकी देते हैं, फिर कुछ थोड़ी सी अच्छी बात कर देते हैं। ऑन द होल एक पूरा जो सिनेरियो है ये कंफ्यूज होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हकीकत में कि क्या डिटेल्स हैं, क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, नतीजा क्या होगा, और क्या ऐसा होने जा रहा है कि जो मुज़ाकरात होंगे उससे पहले ही नतीजा अखज़ कर लिया गया होगा, डील हो चुकी होगी। तो ये होगा जी आज का हमारा स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो रहेगा, आपने आखिर तक देखना नहीं भूलना। हम आपको तमाम डिटेल्स आज देने जा रहे हैं। तो चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मेहरबानी है। नई नई चीज़ें आ रही हैं कोई सामने। एक तो अमेरिका की तरफ से ये इंकशाफ हुआ है, और ये अमेरिकन मीडिया जो है ना वो इंकशाफ कर रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो नाकाबंदी, जंगबंदी बात चाहता हूँ, ये जो जंगबंदी के अंदर तोसी हुई है ये 3 से 5 दिन के लिए हुई है। यानी आप ये समझें जुमे तक का जो 36 से 72 घंटे। और मीडिया ये कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते कि नाकाबंदी मुस्तकिल हो, वो नहीं चाहते कि जंग मुस्तकिल हो, वो इससे निकलना चाहते हैं और कोई ना कोई डील फाइनल करके मामलात को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो डेडलाइन है ना वो इसलिए दी गई है कि ईरान के ऊपर प्रेशर रहे, और अगर प्रेशर नहीं होगा तो ईरान मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं होगा। तो ईरान को मुज़ाकरात पे मजबूर करने के लिए डेडलाइन दी जा रही है। तो सही है कि अमेरिकी इंतज़ामिया जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के हक़ में बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि मज़ीद ताख़ीर जो है ना इसका मौका नहीं देना चाहिए। साथ जो अमेरिकन मीडिया भी है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहती है कि तवील नाकाबंदी हुई तो इससे आलमी मैशत जो है ना उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा, और अल्टीमेटली ये सारी दुनिया जो है अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निबेड़ा जाए, जिसको कहते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया, ट्वीट किया। उन्होंने कहा 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर अच्छी खबर आएगी। अब ये जो अच्छी खबर है इसका जुमे को बनता है, और वो खातून जो है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जिनको फ़ोन करके कहता है कि वहीं बैठी रहो अभी, तो आज उनका दोबारा ट्वीट आ गया, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब डोरबोस ने कह दिया, मिस डोरबोस ने उसने कह दिया कि जनाब जुमे तक जो है ना बहुत अच्छी खबरें आएंगी, जुमे तक मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमने पिछले व्लॉग के अंदर जुमे तक का कहा भी था, और ये भी उसमें रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि जब तक ये बैठी हुई है ना आप समझें उस वक्त तक मुज़ाकरात के चांसेस हैं। जब ये चली जाएंगी तो फिर आप समझें कि बस ढोल बज गया, ठीक है, अब मामला जो है ना ख़राब हो गया। सब इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ यहाँ कंफ्यूज कर रही है। एक साइड पे वो कह रहे हैं कि इसलिए दी जा रही है डेडलाइन के ईरान जल्दी मुज़ाकरात पे आए। अगर फॉर एग्जाम्पल ईरान जल्दी मुज़ाकरात पे नहीं आता तो ये हमला सीरियस नौयत का होगा, डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जिसको कहते हैं नको नक हो जाना, वो नको नक हो गया हुआ है। वो बार बार अगर इस तरह करेगा तो उसकी अपनी रिट खत्म हो जाएगी। तो वो चाहेगा कि अभी अगर उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया है 36 से 72 घंटे की, तो चाहेगा कि इसके अंदर अंदर मामला सेटल हो। देखिए अमेरिका जो है ना वो उसकी पोजीशन देखें आप, एक तो वर्ल्ड पावर है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने अभी इलेक्शन लड़ना है उसकी पार्टी ने, और नवंबर के अंदर अगर इलेक्शन हार जाता है तो बुरी तरह हार जाएगा वो। दूसरा ये है कि अगर वो ईरान से मार खा जाता है तो उससे अभी बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है। रशिया के साथ कैसे लड़ेगा, यूक्रेन की जान कैसे छुड़ाएगा, चाइना के साथ जो उसका फटा चल रहा है वो कैसे सेटल होगा, लैटिन अमेरिका के अंदर उसने बहुत ज़्यादा महाज खोले हुए हैं, तो वहाँ पे वो सारा लैटिन अमेरिका इकट्ठा होकर लितर ला लेगा, जिसको कहते हैं, या डंडे उठा लेगा। तो वो है। इसके अलावा अभी अरबों को कंट्रोल करना चाहता है, तो अगर ये जंग में हार जाता है, पीछे हट जाता है, तो अरब इसके कंट्रोल से निकल जाएंगे, जो ज़ाहिर है इस वक्त बहुत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसको कह लें। तो वो नहीं चाहेगा कि सोना के अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो उसके हाथ से निकल जाए। फिर यूरोप जो उसको आंखें दिखाई है, उसने नेटो को आंखें दिखाई हैं, तो यूरोपियन यूनियन इकट्ठी होकर अमेरिका की मत मार देंगी। तो उसकी पोजीशन देखें आप ज़रा, और उस पोजीशन को आप सामने रख के ज़रा जो फ्यूचर का सिनेरियो उसको जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो डेडलाइन है ना ये लास्ट ही है, क्योंकि 26 तारीख तक पाकिस्तान ने भी अरेंजमेंट किया हुआ है। 26 अगर गुजर जाती है तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। फिर उसके बाद अमेरिका के पास यही ऑप्शन होगा कि वंस फॉर ऑल वो फिर ताबड़तोड़ हमले जिसको कहते हैं करके
24 घंटों के अंदर सब कुछ ही इस्तेमाल करके, और उसके बाद वो कहेगा लें जनाब हमने खंडर बना दिया इसको, और जो हमारा टारगेट था अचीव हो गया और मैं वापस जा रहा हूँ, और वहाँ से अपने जंगी बेड़े लेके तो निकल जाएगा वापस, और कहेगा जी जिसने आपने हुर्मुज़ खोल लिया खोल लिया नेटो या यूरोपियन यूनियन, वो अपनी जो फतह है उसका शादियाना बजाएगा और वहाँ से निकल जाए। वो बड़ा खौफनाक होगा। मैं पहले कहता हूँ कि उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक तो ईरान के ऊपर बड़ा क्राइसिस होगा और सामने मिडल ईस्ट के ऊपर बड़ा क्राइसिस होगा, और थर्डली जो पूरी दुनिया की मैशत है ना वो एक बार हिल जाएगी। अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा, अमेरिका के इसलिए कुछ नहीं जाएगा कि डॉलर उसकी अपनी इकोनॉमी है, डॉलर वो खुद छापता है, वहाँ पर रिसेशन आना नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा महंगाई होगी, डॉलर और छाप के उसको सेटल करने की कोशिश कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप को तो ज़ाती हैसियत में नुकसान होगा ना, वो इलेक्शन हार सकता है। नहीं, अगर वो यहाँ से इनको शिकस्त दे के निकल जाता है तो फिर उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी ना। वहाँ लोग जंग के खिलाफ देखें, ये जो सूरत अभी बन रही है ना उसमें आप देखिएगा कि लोग जो हैं वो इसकी हमायत करते हैं, क्योंकि अब लोगों को महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो सेटल करना चाहता है, वो तो बार बार कर रहा है, अब दूसरी साइड से सेटलमेंट नहीं है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन। मैं अगेन फिर ये कहता हूँ कि ईरान को जो अमेरिकी अवाम है उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि वो हुआ तो वो फिर अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना मौका ना दें कि वो पूरी यूरोपियन यूनियन को अपने साथ इकट्ठा कर ले, या वो तमाम मुल्क जो आबनाए हुर्मुज़ की वजह से मसाइल का शिकार है उन सबको अपने साथ मिला ले। इतना टाइम ईरान को नहीं देना चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, हमने खबर बतानी है कि बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की गई है, लेकिन वो हम एंड पे बताएंगे जी। ठीक, वो क्योंकि बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। इसका मतलब ये कि इनका आपस में राब्ता भी है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका राब्ता भी हुआ है और ठीक राब्ता हुआ है, और वो पाकिस्तानी करवा रहे हैं। एक मुतालबा जो है उन्होंने मान लिया, तो इसका मतलब ठीक है, अच्छी बात है। वैसे यहाँ से वो आइस मेल्ट हो रही है। अलल ऐलान वो मांगा था ट्रंप ने, और उन्होंने अलल ऐलान जो है उसका मुतालबा मान लिया। ठीक, चलिए चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जो ईरान की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें हैं, ऑल्दो के ईरानी डिनाई कर रहे हैं, उस तरफ आऊँगा, लेकिन एक और चीज़ है कि पेंटागन जो है ना उसने एक प्रेजेंटेशन दी है कांग्रेस को, और उसके अंदर उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के बारे में बताया कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को खोल भी दिया जाए तो उसके अंदर जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं उसको साफ करने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी वो जो रोजाना 135 वहाँ से टैंकर गुजरते थे या बहरी जहाज गुजरते थे वो नहीं गुजर सकेंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसको क्लियर करने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, और फिर जाहिर है बरतानिया से जहाज जाएंगे जो वहाँ से बारूदी सुरंगें निकाल के उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब माइन स्वीपर्स जाने के बाद भी 6 महीने लगे। 6 महीने लगे, मतलब 6 महीने तक इकोनॉमी नॉर्मल फिर भी नहीं होगी। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ईरान खुद उनको नक्शे दे दे कि कहाँ कहाँ उन्होंने लगाए हुए हैं, तो फिर उनको 1-2 महीनों में साफ किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ना, अगर फट जाए तो फिर उसके जो नुकसान हैं वो भी आप ज़हन में रखें। बिल्कुल सही, तो वो बहुत है। तो अब आखिरी खबर जो है ना वो उसको देंगे जनाब हम। हाँ, ये सर क्या ख्वाहिश पूरी कर दी। अब देखें जी, क़यादत के अंदर इख्तलाफ जो है ना ये बात दुरुस्त है, और ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जो जिनका पाकिस्तान से उनके साथ राब्ता है। और मैं आपको एक वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ, तीसरी मरतबा सुना देता हूँ कि पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब इकट्ठे आके दोनों जो आपकी क़यादतें हैं उनको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं माना। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर वाकई एक इशू है, जो पोलिटिकल क़यादत है। आप उनको देख लें, वो उनके बयानात कभी भी सख्त नहीं होते। अब्बास अरागची साहब का बयान देख लें, कभी सख्त नहीं है। प्रेसिडेंट का मसूद पज़ेश्कियान का अभी भी बयान आया तो मुज़ाकरात के ऊपर बेस कर रहे हैं। जो पासदारान हैं उनके बयानात सख्त हैं, इंतहाई सख्त हैं, ऑब्जेक्शनेबल हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मीम बना के उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को। तो उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ये करेंगे वो करेंगे, उसके वीडियो क्लिप्स बना के चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़ना चाहते हैं ना पासदारान, तो कहते हैं आप आओ फिर, तो आप अपनी कौम को मरवाना चाहते हैं ना फिर तो ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है। तो वहाँ पे जितना करना था वो कर लिया, ईरान कर लिया, जीत गए हो यार, जीत गए हो। पूरी दुनिया ने तारीफ की है। और इस वक्त तो जब जीत जाए ना बंदा या को मुल्क जीत जाए तो उसको फिर जंग को लंबा नहीं करना चाहिए। तो सब हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को भी एम्बैरेसमेंट हो रही है और अमरीकियों की वजह से नहीं हो रही, वो इस दफा हमारे भाई ईरान की वजह से इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो डिप्लोमेसी के बारे में कहते हैं ना कि जब तक आपके हाथ में पत्थर ना हो उस वक्त तक आपको कुत्ते के साथ नाइस होना चाहिए, नाइस रहना चाहिए, उसके साथ ज्यादा पंगा नहीं करना चाहिए। अब या तो ये जो ईरान है ना वो न्यूक्लियर बम बना लेता ना, वो आपने बनाए भी नहीं, आपने सारा मौका ज़ाया कर दिया। और उसके बाद जो इस जंग के अंदर भी जो आपके पास सूरत हाल है वो भी आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या किया, अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर बम चला दिए, मिसाइल चला दिए। और जब वहाँ से रिएक्शन आता था तो आप कहते थे जी वहाँ जो अमेरिकन बेस है हम उसको हिट कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये है कि वहाँ से भी जवाब ना आना पाकिस्तान की कारकर्दगी थी कि पाकिस्तान ने रोका हुआ था, रोका हुआ है। अगर वो इज्तिमाई तौर पर सब मिल के बयान देना, जवाब देना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या होगा?
अरे और बताइए, ईरान को फिर कहीं से crisis- सपोर्ट ना मिलती, फिर क्राइसिस हो जाएगा ना, फिर क्राइसिस होगा, फिर मुसलमान दुनिया लड़ पड़ी ना अपने एक दूसरे के साथ। तो एक तो क़यादत के अंदर इख्तलाफ जो है ना, ये बात है, लेकिन ईरानी तस्लीम नहीं करते। तो उनके सदारती दफ्तर की तरफ से उनके तर्जुमान सैयद मेहदी साहब, उन्होंने एक्स के ऊपर बयान दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, आला क़यादत तकसीम बिल्कुल नहीं है और इख्तलाफात बेबुनियाद हैं। साथ उन्होंने कहा जी ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना, मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ के लिए टाइम दे रहे हैं हम क्योंकि आपस में डिवाइड है, उन्होंने कहा जी टोटल गलत है। और दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सियासी खिलाफ वर्जी है, वादा खिलाफी है और धौंस और फ्रेब को ख़त्म करना होगा, जो वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो बात कर रहे हैं। साथ इसके साथ तस्नीम जो है ना, वो इनकी न्यूज़ एजेंसी भी है और अखबार भी है, सारी ये न्यूज़ एजेंसी IRGC के करीब समझी जाती है। हाँ, वो जाहिर उनकी तरफ से आती है। तो वो दूसरा उन्होंने कहा जी अकल पर मबनी मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ये सदारती दफ्तर कह रहा है। हाँ, सदारती दफ्तर कह रहा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सदारती दफ्तर कह रहा है और वाया तस्नीम कह रहा है। तो ये सारी सूरत है। अब यहाँ पे ना एक और जो इशू है वो बड़ा मज़ेदार है। इब्राहिम रज़ाई साहब जो है ना, जो उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ऐसा ही है ना, और उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी आंख के बदले आंख और टैंकर के बदले टैंकर। अब यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है। देखो, ईरान से बड़ी मोहब्बत है और पिछले 60 दिनों में हमने ईरान की पब्लिक लिस्टिंग के अलावा कोई काम नहीं किया अपने चैनल पे। और दूसरा ये है कि ईरान को मैंने पाकिस्तान के अंदर उसके मुख्तलिफ एंगल जो है ना मुतारफ़ करवाए। या पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते थे कि ईरान बहुत पसमानदा मुल्क है, बहुत ही हार्ड लाइनर है। और जब मैं गया, कई मरतबा गया और फिर मैंने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया कि बिल्कुल ही नहीं, जो उसकी एक ट्रू पिक्चर थी वो पाकिस्तान के अंदर रखी और हर जगह पे, हर लेवल पे जाके ना मैंने कहा कि यार आप लोगों को पता ही नहीं ईरान के बारे में। इंक्लूडिंग एक मरतबा एहसन इकबाल साहब से बात हुई तो मैंने उनसे कहा आप उनका IT पार्क जो है ना उसको आप जाके देखें तो आप भूल जाएंगे सिलिकॉन वैली को, इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ IT पार्क जो है। तो उसके बाद जब वो इनके सफ़ीर से मुलाकात हुई तो उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने उन्हें कहा, बताया उनको कि जावेद चौधरी ने आपकी तारीफ़ की है तो मैं वाकई जाके देखना चाह रहा हूँ। अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई कुछ ना कुछ होगी बात, क्योंकि हमारे जहन में उसका ईरान का एक पसमानदगी का एक जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है ईरान की जो अब मौजूदा सूरत हाल है। एक तो उन्होंने कहा जी कि आंख के बदले आंख और टैंकर के बदले टैंकर लेंगे। भाई, अमेरिका ने आपकी पूरी लीडरशिप उड़ा दी हुई है। आपके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया हुआ है। आपके देखिए कितने लोग शहीद हुए, 3600 तो बंदा आपका शहीद हो गया है। आपकी फौज के अंदर, पासदारान के अंदर कौन कौन सा ऐसा लीडर है जो शहीद नहीं हुआ? कासिम सुलेमानी साहब से लेके इस्माइल हानिया तक कितने लोग हैं। अच्छा, आपके साइंसदान उन्होंने शहीद कर दिए हुए हैं, आपके बड़े बिजनेसमैन से शहीद कर दिए हुए हैं, अली लारी जानी साहब जो है ना वो शहीद कर दिए गए हैं। तो ये आंख के बदले आंख और टैंकर के बदले टैंकर का बदला लेने की क्या ज़रूरत है? जब आपके सीने पर इतने बड़े बड़े जख्म हैं तो आप ये समझते हैं कि आप सुपर पावर हैं और आप सुपर पावर से लड़ सकते हैं और आप पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो जनाब, लीडर के बदले लीडर क्यों नहीं? वो बात करें ना। जनरल के बदले जनरल क्यों नहीं है? साइंसदान के बदले साइंसदान क्यों नहीं है? ये सिर्फ टैंकर तक बात क्यों महदूद हुई है? तो इसका ये तो सिलेक्टिव किस्म का बदलाव है ना। जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक आप कर। हाँ, ये तो ये नजर तो अगर फर्ज करें कि नहीं है ऑप्शन आपके पास है तो फिर आपको, मेरा ख्याल ये है कि फिर आपको मामला सेटल करने चाहिए, बजाय इसके और ज्यादा नुकसान हो जाए। अच्छा जो साहब, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक और खबर है, वो कहता है ईरान के अब तक 2000 से ज्यादा बिजली के मराकज़ तबाह हो चुके हैं। 2000 बिजली घरों को निशाना बनाया गया। हाँ जी, और ये पिछली जंग जो अभी हुई थी ना, जो जंग बंदी हुई उसके अंदर, लेकिन ये छोटे छोटे बिजली घर हैं, बड़े बिजली घर नहीं। लेकिन जो साहब पावर प्लांट से 2000 है। 2000 ठीक है, मतलब कितना बड़ा उनका ये एनर्जी का सेक्टर मुतासर ऑलरेडी हो चुका है। नुकसान हुआ। ठीक है, और नुकसान हो सकता है ईरान का। मैं फिर ये कहता हूँ, ठीक है, कौमों को डटना चाहिए। आप डटे हैं, 40 दिन आप लड़े हैं यार, सुपर पावर का मुकाबला किया आपने, और फिर सुपर पावर खुद आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। एक बार उन्होंने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका वो आया, दूसरी बार वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों आने चाहते हैं, प्रेसिडेंट भी आना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप? आपने झुका लिया और आपकी शर्तें भी मानी जा रही। तो मजीद क्या चाहते हैं? अब वो एतबार की जो सब बात करते हैं, एक बात ये सोचने की है कि पिछले दफा ओमान में जो मुज़ाकरात आपने किए थे उसके अंदर सिर्फ विटकॉफ और कुशनर आ रहे थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए और उनका कोई लेवल नहीं था उस तरह से। इस दफा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं, वो चाहे भी तो नहीं मुकर सकते, और दरमियान में पाकिस्तान जैसा मुल्क मौजूद है। तो इस पाकिस्तान और मुल्कों को एंगेज करना चाहता है, जिनके साथ खड़े हो। मतलब इसमें तो वजन बहुत ज्यादा है, मतलब इस बार वो एतबार कर सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये काली बाप साहब का एक बयान है, वो कहता है मुकम्मल जंग बंदी इसी सूरत में काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी खत्म हो। ये वैसे अमेरिका की तरफ से जिदबाजी इनको कर देनी चाहिए थी। एक दिन के लिए सिंबॉलिक कर देते, उधर से वो आप नए हुर्मस खोल देते दोनों, और उसके बाद ये मामला जो था ना डायलॉग पे चला जाता। मेरा ख्याल है वो अमेरिका ने भी ज्यादती की है। और वो जो एक मीम चल रही है ना कि टाइम डिफरेंस है बेसिकली, जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है तो इधर ईरानी सो रहे होते हैं, और जब ईरानी ट्वीट करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप सोया होता है। तो कह रहे हैं कि टाइम इनका बराबर करें ताकि मसला हल हो। तो
मजे की आपको बताऊं, 24 घंटे सिर्फ पाकिस्तानी जाग रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वो इन्हें भी सुन रहे हैं, वो उन्हें भी सुन रहे हैं, ये सो ही नहीं रहे। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है वैसे यार, कमाल कर दिया वैसे। और दूसरा, पाकिस्तान का ना एक नया डीएनए सामने आया, और वो डीएनए गिव अप नहीं करते। देखिए ना, अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, अभी भी नाउम्मीद नहीं हुए। अभी भी एक फ्री को कहते हैं तू जरा रुक, मैं दूसरा निकल हाँ, दूसरा कोई होता भाग जाता। ये बड़े नर्व्स चाहिए थे, बहुत बड़े नर्व, तंग आ गए यार। वैसे अवाम तंग आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। 2 शहर बंद किए हुए हैं, अवाम नक्को नक्की बैठी है, हुकूमत अपनी अवाम से गालियां खा रही है बैठ के, लेकिन पीछे नहीं हट रहा। सलीम भाई कहते हैं आप सिर्फ इस्लामाबाद का नाम लेते हैं, रावलपिंडी के अंदर हमारा भी नाम लिया करें, हम भी बंद पड़े हुए हैं। क्या रावलपिंडी से बंदा को इस्लामाबाद नहीं जा सकता, इस्लामाबाद में फंसा हुआ रावलपिंडी नहीं आता। उनसे क्या, हमारा दुख ये है कि अगर हम एक दफा आ जाए तो हमें पता ही नहीं होता हम वापस जा सकेंगे या नहीं, हम तो फंस जाते हैं। हाँ, पेट्रोल का मसला बना हुआ है, लोड शेडिंग आज दोबारा स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, उसे बताइए कि ईरानी जंगबंदी में इजाफे के बावजूद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जी मुसलसल। आज जो तेल की कीमत है, एक तो DTI जो उसकी कीमत है 99.99 यानी कि $92 पर बैरल है, और जो ब्रेंट है उसकी है $101.1। तो कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि जंगबंदी में तोसी हुई है तो उसके साथ ये कीमतें कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। और एक और फिगर ये है कि यूरोप को रोजाना $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये यूरोपियन यूनियन एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि यूरोप की सूरत-ए-हाल क्या है। और हो सकता है कि ईरानी जो कौम है वो इस चीज़ पे खुश हो रही हो कि देखें सबकी मत मारी गई है, सब नुकसान के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक और खौफ भी छुपा हुआ है, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। और वो खौफ ये है भाई साहब कि ऐसा ना हो कि यूरोप अमेरिका के साथ इकट्ठा हो जाए, उसके साथ खड़ा हो जाए और ये सब इकट्ठे हो जाए, जिसका ज़ाहिर नुकसान होगा। नुकसान। ठीक है। अच्छा साहब, अब एक और बड़ी कंफ्यूजिंग खबर आ रही है। वो खबर ये है कि एक साइड से टैंकर गुजरी जा रहे हैं, लग रहा है नाकाबंदी बहुत ही फारिग है, दूसरी साइड से ईरान कहता है हम टैंकरों पे कब्जे कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताइए, अमेरिकी किस किस्म की नाकाबंदी कर रहे हैं, और ये जो टैंकरों पे हमले कर रहे हैं इनका क्या मकसद? देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और कहते हैं कि नाकाबंदी के बावजूद 34 ईरानी ऑयल टैंकर जो यहाँ से गुजरे हैं, उनमें से 6 जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके अंदर 10.7 मिलियन बैरल खाम तेल लदा हुआ था, जिसकी जो इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू है वो $610 मिलियन है। और ये 6 जो जहाज़ हैं यहाँ से गुजर गए हुए हैं। सेंटकॉम का क्लेम ये है कि 28 जहाज़ हमने वापस कर दिए हुए हैं, 6 गुजरे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि 34 ईरानी ऑयल टैंकर्स यहाँ से गुजरे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की मजबूरी है कि अगर वो ऑयल टैंकर्स भी रोक देता है तो यहाँ पे जो तेल का क्राइसिस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो मुझे लगता है वो सिलेक्टिव हो गया अमेरिका, वो तेल जाने दे रहा है, और जो अंदर जा रहे हैं वापस ईरान की तरफ जहाज उनको रोक रहा है, उनको डाइवर्ट कर रहा है। और जो खुराक के होंगे, मेडिसिन के होंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, बाकी उन सबको वो वापस कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है ना कि नाकाबंदी अलामती है, थी। हाँ, लेकिन नहीं कर रहा। टाइट तो वैसे अमेरिका ने किया, लेकिन वो सिर्फ ईरान की हद तक है, और कोई चीज ईरान जाने नहीं दे रहा वो, लेकिन ऑयल निकलने दे रहा। अब ये देखें, पीट हेगसेट यहाँ जो उनका वो है, हेगसेट जो उनका वजीर जंग, उसका एक बयान है, वो कहता है जी कि ये जो नाकाबंदी और ये हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ईरानी हुकूमत की जो पैसा है उसे हिट किया जाए, इकोनॉमी उनकी हिट। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने पाबंदियों में भी इजाफा कर दिया अमेरिका ने ना, अब ये पैसा वापस नहीं जा सकता ईरान के पास। ये जहाज तो आ रहे हैं बाहर, जहां जिस मुल्क के अंदर ये जहाज जाएंगे वहां से अमेरिका टाइट कर देगा कि पैसा आपने नहीं भेजना, पैसे फिर फंस जाएंगे। पहले फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो मजीद फंसने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसीलिए ईरानी जो है वो कह रहे हैं कि हम जो चाइनीज यन है उसके अंदर पैसे लेने शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो भी सारे चाइना को भी टाइट कर देगा अमेरिका, तो आप इसको भी तो देखें ना आप। तो हो सकता है अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि कोई मसला नहीं, आप कर लो, उसके बाद हम पकड़ लेंगे आपको। हमारे पास आखिरी मेन खबर रह गई, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान होते तो मामला यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था। बाकी नहीं पहुंचना। सही कह रहे हैं, ये बात ठीक है। एक चीज और, पिछले दिनों सोहेल अफरीदी साहब का बयान बहुत चल रहा था, वो कहते हैं कि ये तो 2002 से विजन था, 2002 से 34 साल पहले। हाँ 36 साल नहीं, 36 साल पहले। हाँ, ये 36 साल पहले, 2002 से 36 साल पहले। वो कहते हैं विजन इमरान खान साहब का था, अब देखो हुकूमत ने इंप्लीमेंट किया तो ये कहां से कहां पहुंच गए। चलो कामयाबी तो कम से कम मान ली, ये अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान भी कहां से कहां पहुंच गए ये भी तो देखे ना। वो तो उन्होंने खुद पहुंचाया ना, जो मानते भी नहीं। जिनका विजन था वो कहां से कहां चला गया। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, हकीकत ये बात है कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में होते, ठीक है, तो ये मामला सामने आता नहीं तो क्या बनना था? नहीं सेटल होना था, नहीं होना। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ भी होता तो नहीं सेटल होना था। अच्छा। उसकी वजह ये है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर जो है अप्रोचेबल ही नहीं है, वो इतना थक ही नहीं सकते, इतना दौड़ ही नहीं सकते कि कभी इधर कभी उधर। ये मियां शहबाज शरीफ का कमाल है वैसे, और इनके अंदर से एक नया मियां शहबाज शरीफ निकला है। पहले भी लोग बड़ी इनकी इज्जत करते थे, लेकिन अभी देखें ना, वो बड़े हम्बल हैं। वो बजाय इसके कि यहाँ पे कोई बर्तन खड़काना शुरू कर दें, वो उसके बदले में और दिन रात उसके ऊपर लगे हुए हैं। और जितना वो खुद कैंसर पेशेंट है, ये भी देखें आप, कैंसर सर्वाइवर है, और वो बंदा जो है किस कदर दौड़ पा कर रहा, यानी ऐसा लगता है होता ही नहीं है। चौधरी साहब, मैं अपने जो अभी हेड्स हैं हमारे, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं इनका फैन हो गया हूँ। इसहाक डार साहब का नाम लेना तीनों जरूरी है, कमाल करते हैं। ठीक है, इतनी खामोशी, कुछ नहीं बता रहे क्या कर रहे हैं, साइलेंस भी है और मेहनत भी